Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And today in this lecture we are going to discuss about division Gnathostomata. पिछले लेक्चर्स में हमने एग्नेथा के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि एग्नेथा जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। एग्नेथा के अंदर दो क्लासेस होती हैं, एक क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मा जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई हैं और एक क्लास जो अभी एग्जिस्टिंग है वो था क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा अगर टेक्निकली बात करें तो सबसे पहले अभी जो साइक्लोस्टोमेटा है वो मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स थे। तो हमने पढ़ा भी होगा कि भाई एग्नेथा मोस्ट प्रिमिटिव क्रेनिएट्स या मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के पास एक सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ हुआ करता था। उनका जो वर्टिबल कॉलम था वो कार्टिलेजिनस था, ब्रेन भी कार्टिलेजिनस था। तो बताया था, सॉरी ब्रेन नहीं, क्रेनियम। तो क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम बोथ वर कार्टिलेजिनस इन केस ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। नोटोकोड एज वेल एज वर्टिबल कॉलम बोथ वर प्रेजेंट। आज शुरू करने वाले हैं अबाउट डिवीजन गनाथोस्टोमेटा और इस डिवीजन में आगे हम पढ़ने वाले हैं जॉड वर्टिब्रेट्स के बारे में कि भाई वर्टिब्रेट्स के पास जॉज आ गए। फिर हम अलग अलग दो सुपर क्लास पढ़ेंगे, एक होगा क्लास पाइशी जिसमें सिंपली हम फिशेस पढ़ते चले जाएंगे और दूसरा होगा क्लास टेट्रापोडा जिसके अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमेलिया पढ़ेंगे। एंड दैट वुड बी द फाइनल डिवीजन ऑफ अवर एनिमल किंगडम। So let us start about next division, and that division is Gnathostomata. Gnathostomes are generally regarded as animals which are having jaws. तो हम simply इनको बोलते हैं these are the vertebrates which are having jaws, jawed vertebrates. अब सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा पढ़ते आए हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे गनाथोस्टोमेटा के, फिर क्लासिफिकेशन कर देंगे। पहला क्लास जो एक्सटिंक्ट हो गया है प्लेकोडर्मा, उसकी एक लाइन। फिर मेजर टाइटल ऑफ द टुडेज लेक्चर वुड बी क्लास कॉन्ड्रोइचिथ्थिस और कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस शुरू करने से पहले मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सुपर क्लास पाइशीज भी बताऊंगा आपको, और एक जनरल स्ट्रक्चर और जनरल टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश भी समझा दूंगा कि टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश कैसा कैसा होता है। तो अगर गनाथोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, लेट अस स्टार्ट विद द फीचर्स। जो पहला फीचर्स पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट जॉज। जॉज जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। वन इज़ अपर जॉ एंड सेकेंड इज़ लोअर जॉ। आप पढ़ते भी आए हैं कि अपर जॉ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मैक्सिला और लोअर जॉ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मैंडिबल। तो लोअर जॉ को गनाथोस्टोमेटा में जनरली मैंडिबल कहा जाता है, इट इज़ कॉमनली नोन एज मैंडिबल। और अपर जॉ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मैक्सिला। आप ये भी याद रखेंगे मोस्ट ऑफ द एनिमल में, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें, हमारा कौन सा जॉ मूवेबल है? आंसर इज़ लोअर जॉ। तो जो लोअर जॉ होता है इट इज़ मूवेबल इन मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। मैं ऑल नहीं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा भी एनिमल होगा जिसके अंदर अपर जॉ भी मूवेबल होता है। और ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि जो शार्क फिश होती है, शार्क इज़ द ओनली एनिमल विच इज़ हैविंग अ मूवेबल अपर जॉ। इन केस ऑफ शार्क द अपर जॉ इज़ मूवेबल, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एनिमल में जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है। तो एक करेक्टरिस्टिक फीचर होगा शार्क का, शार्क विच इज़ अ फिश, दैट इज़ द वन एनिमल विच इज़ हैविंग ए अपर जॉ। ठीक है बेटा। देन गनाथोस्टोम्स में जो नोटोकोड है इट इज़ यूजुअली गेट रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। तो मैं यूजुअली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी होगा कि कुछ जगह अभी भी नोटोकोड और वर्टिबल कॉलम दोनों प्रेजेंट होंगे। इट यूजुअली गेट रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन कि भाई कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ नोटोकोड बोनी फिशेस में जाके होता है। ठीक है बेटा। अगर वर्टिबल नर्व कोड की बात करें तो जनरली जो डोर्सल होलो नर्व कोड होता है उससे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बन जाता है। जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं तो इट वॉज मेंशनिंग हियर, जो डोर्सल होलो नर्व कोड होगा that generally differentiate into anterior part differentiate into brain
एंड पोस्टीरियर पार्ट डिफरेंशिएट इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो बार बार पढ़ के शायद आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको याद ही रह जाएगा। जो आपके पास नेथोस्टोम्स होते हैं उनके पास क्रेनियल नर्व्स का नंबर होता है 10 to 12 पेयर। कुछ एनिमल्स के अंदर 10 पेयर्स होगा, मैं मेंशन कर दूंगा फिशेज और एम्फीबियंस 10 पेयर, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, राइट। स्पाइनल नर्व्स के अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, इसलिए हम मेंशन नहीं करते स्पाइनल नर्व्स के बारे में। जो एग्नेथियंस पढ़े थे उनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं हुआ करते थे। नेथोस्टोमेटा ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं और अनपेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, पहले तो मैं यही मेंशन कर दूं, पेयर्ड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। और पेयर्ड अपेंडेज भी क्या होता है, आइदर दे आर फिन्स इन केस ऑफ फिशेज और दे आर लिम्स इन केस ऑफ टेट्रापोड्स। जब पेयर्ड अपेंडेज की, देखो लिम्स में बताया था मैंने, फोर लिम एंड हाइंड लिम। फोर लिम्स को परटेन करता है यहाँ पर पेक्टोरल फिन जो पेक्टोरल रीजन में होता है, और हाइंड लिम को परटेन करता है पेल्विक फिन। तो जब मैं पेक्टोरल और पेल्विक फिन के बारे में कभी भी डिस्कस करूँगा तो आप समझना पेयर्ड अपेंडेजेस की बात कर रहा हूँ। Whereas unpaired appendages are also present. Unpaired appendages में आप जनरली फिन्स पढ़ेंगे, आर आल्सो प्रेजेंट। अब अनपेयर्ड अपेंडेजेस जैसे पहले पढ़ के आए हैं, इट कुड बी अ डोर्सल फिन, इट कुड बी कॉर्डल फिन और इट कुड बी वेंट्रल फिन। तो पेयर्ड अपेंडेजेस नई चीज़ है, अनपेयर्ड अपेंडेजेस भी इनके पास होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर अगर मैं एक्सटर्नल नेयर्स का कंसेप्ट बताऊं, मैंने बताया था एग्नेथा मोनोराइनस होता है, सिंगल नॉस्ट्रिल होता है। नेथोस्टोमेटा डाइराइनस होते हैं, इनके पास 2 नॉस्ट्रिल होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट और नेक्स्ट फीचर, दीज एनिमल आर डाइराइनस, दे आर हैविंग पेयर्ड नॉस्ट्रिल। नेयर्स भी वर्ड यूज़ करते हैं नॉस्ट्रिल के लिए, नॉस्ट्रिल के लिए। तो पेयर्ड नॉस्ट्रिल और नेयर्स कैसी कंडीशन हो जाएगी, डाइराइनस। तो मोनोराइनस और डाइराइनस का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी मैं बताऊंगा, इंटरनल लेयर और एक्सटर्नल लेयर भी पढ़ेंगे बाद में। ये कुछ ऐसा होता है बच्चों कि लेट से ये आपका नोज़ है और ये बाहर के 2 लेयर्स है जिसको आपने बोल दिया एक्सटर्नल लेयर्स। फिर नेजल कैविटी आ जाएगी बीच में, ये बीच में सेप्टम आ गया, और ये जो नेजल कैविटी है इंटरनली जाके ओपन हो जाता है इनटू दीज पोर्स, और इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंटरनल लेयर्स, जहाँ पे नेजोफेरिंग्स आ जाएगा यहाँ पर। तो एक्सटर्नल लेयर, नेजल कैविटी और इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स डेवलप होने शुरू होंगे लेटर इन फिशेज में जाके। लंग फिशेज में इंटरनल लेयर आएंगे, अदरवाइज फिशेज में इंटरनल लेयर नहीं होंगे। तो अभी हम शुरू में जब पढ़ेंगे, दे वुड बी हैविंग ओनली एक्सटर्नल लेयर्स। तो जहाँ पे जो मेंशन होगा वो मैं पॉइंट आउट करता चला जाऊँगा। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अबाउट मोनोराइनस कंडीशन, एग्नेथा मोनोराइनस होते हैं और ये कैसे होते हैं, डाइराइनस। फिर इंटरनल ईयर के बारे में भी बताया था मैंने। एग्नेथा में 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है हर एक कान में, हर एक ईयर में। यहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है हर एक ईयर में। तो जो नेथोस्टोम्स होते हैं, दे हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनाल इन इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल और मिडिल ईयर लेटर ऑन डेवलप करेंगे। जो हम शुरू के मेंबर्स पढ़ेंगे उसमें इंटरनल ईयर ही हुआ करेगा। तो हर एक इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, एंड देयर इज नो फन इन टेलिंग कि वो बैलेंसिंग में हेल्प करती है। एक्सोस्केलेटन वेल डेवलप्ड होता है, गिर्डल्स डेवलप हो जाते हैं टू सपोर्ट पेयर्ड अपेंडेजेस। तो लास्ट पॉइंट एक और मैं मेंशन कर देता हूं, एक्सोस्केलेटन इज वेल डेवलप्ड। अलग अलग तरह का एक्सोस्केलेटन पढ़ते चले जाएंगे, कुछ में स्केल्स होंगे, स्केल भी 2 तरह के पढ़ेंगे, डर्मल और एपिडर्मल। कुछ के अंदर आपके आ जाएंगे फेदर्स, कुछ के अंदर आ जाएंगे बॉडी हेयर्स, बिकॉज मैमल्स आर आल्सो नेथोस्टोम। तो एक्सोस्केलेटन इज वेल डेवलप्ड। गिर्डल्स आर आल्सो डेवलप्ड। गिर्डल्स की जब बात करें तो पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल्स आर आल्सो डेवलप्ड। और किस लिए होता है गिर्डल डेवलपमेंट,
टू सपोर्ट द पेयर्ड अपेंडेजेस, टू सपोर्ट लिम्स, टू सपोर्ट लिम्स। तो बच्चों ये 5, 6, 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए नेथोस्टोम्स के। तो मैंने आपको बताया होगा जॉज के बारे में कि भाई इनके पास अपर एंड लोअर जॉ होता है, इनके पास नोटोकॉर्ड के बारे में बताया होगा, इनके वर्टिबल कॉलम, इनके ब्रेन के बारे में, डायराइनस कंडीशन, ईयर के बारे में, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पेयर अपेंडेजेस के बारे में। तो ये हो गया पहला आपका डिवीजन के फीचर्स विच इज़ नेथोस्टोमेटा। अब नेथोस्टोमेटा में एक सुपर क्लास आता है जिसको बोलते हैं पाइशीज। पाइशीज के बाद मैं आपको बताऊंगा प्लेकोडर्माई के बारे में। तो नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट अ सुपर क्लास। एक्चुअली एक सुपर क्लास नहीं आता, 2 सुपर क्लास आते हैं। एक सुपर क्लास आता है टेट्रापोडा और एक सुपर क्लास आता है पाइशीज। पाइशीज जो सुपर क्लास होता है उसके अंदर आप ट्रू फिशेस पढ़ते हैं। तो आज तक आपने जितने भी फिश पढ़े हैं, वो चाहे आपने जेली फिश पढ़ा हो, सिल्वर फिश पढ़ा हो, कटल फिश पढ़ा हो, स्टार फिश पढ़ा हो, सारे के सारे जो फिश होंगे वो कौन से होते हैं? फॉल्स फिश होते हैं। तो फिश जब पढ़ेंगे तो लास्ट में एक ना चार्ट बनवा दूंगा मैं आपको कि भाई फॉल्स फिश कौन से होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स में एक चार्ट बनवा दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द सुपर क्लास पाइशीज, और बाद में पढ़ेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। तो अब ये 2 सुपर क्लास है, आपको डिटेल में पढ़ना है। वन इज सुपर क्लास पाइशीज एंड सेकेंड इज सुपर क्लास टेट्रापोडा। पहले पढ़ते पाइशीज क्या होते हैं। पाइशीज में आते हैं ट्रू फिशेज। पाइशीज को ऐसे डिफाइन करोगे आप, इट्स ए ग्रुप ऑफ जॉड एक्वेटिक वर्टिब्रेट, ऐसे एक्वेटिक वर्टिब्रेट जिनके पास जॉज होता है, एंड विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ गिल्स, फिन्स, lateral line of sensory organ and dermal scales. So what are Pisces? It's a group of, let me write the definition here, a group of jawed, जिनके पास jaws होते हैं, aquatic vertebrates which are characterized by presence of, पहला प्रेजेंस बताया मैंने आपको गिल्स के बारे में, गिल्स, फिन्स, लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम, लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्केल्स एज वेल एज स्केल्स। तो पाइशीज में वो सारे मेंबर रखें जिनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी ऑर्गन होता है, फिन्स होते हैं और गिल्स होते हैं। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है। देयर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। तो सिंपली लेट मी मेंशन हियर, लेट मी यूज रेड कलर नाउ। हु आर पाइशीज? दीज आर द सुपर क्लास ऑफ ट्रू फिशेज। अगर आपसे जनरली कोई पूछे, लेट मी आस्क माई कैमरामैन, सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? माई कैमरामैन डू नॉट नो एनीथिंग, ही इज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट। तो जनरली हमारे दिमाग में आता है व्हेल, और जबकि व्हेल एक मेमल होता है, व्हेल इज नॉट ए फिश। तो जो पाइशीज में आएगा सिर्फ वही फिशेज है, बाकी कोई फिश नहीं होता है, बाकी सब फॉल्स फिश है। ठीक है बच्चों? तो लेट मी डिफाइन यू द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेज। इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी is the branch of science which deals with the study of fishes. The branch of science which deal with the study of Pisces is ichthyology. तो इक्थियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं फिशेज को। फिर एक आता है पिसिकल्चर। व्हाट इज दैट पिसिकल्चर? इट इज़ द रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश। आप मछलियों को पाल रहे हैं या उनको पकड़ रहे हैं या उनका जो पालन है उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। तो सिंपली रियरिंग, देखो फिशरी अलग चीज़ होती है, रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज, इसको बोलते हैं बेटा पिसिकल्चर। पाइशीज से ही वर्ड आया है पिसिकल्चर।
कल्चर। तो अगर आपसे पिसी कल्चर कोई पूछता है तो आप बोलेंगे रियरिंग एंड मैनेजमेंट। आपसे इक्थियोलॉजी पूछता है तो ब्रांच ऑफ साइंस। फिर देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जो जैसे जैसे एनिमल का इवोल्व हुआ। देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या होता है कि हम ना जो भी टाइम पीरियड है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एरा होते हैं, इपॉक होते हैं, एरा, पीरियड एंड इपॉक। जैसे आप किसी भी ईयर को डिवाइड कर देते हैं कि भाई पहले इसके अंदर मंथ्स आएंगे, मंथ्स के अंदर वीक्स आएंगे, वीक्स के अंदर डेज आएंगे। ऐसे ही अर्थ की हिस्ट्री जो है, इवोल्यूशन स्टार्टिंग से लेके अब तक अलग अलग एरा, अलग अलग पीरियड और अलग अलग इपॉक में क्लासीफाई हुआ है। तो किस पीरियड में कौन से एनिमल इवोल्व हुए, इसको लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब मैं इवोल्यूशन आपको पढ़ाऊंगा अगले साल तो मैं आपको बताऊंगा अबाउट दैट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फॉर द टाइम बिंग अभी याद रखो कि जो गोल्डन एज ऑफ फिशेस होती है उसको बोलते हैं डिवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड इज द golden age of fishes. Devonian period is the golden age of fishes. तो ये तीन अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रख लेना है कि भाई इक्थियोलॉजी क्या होती है, पिसिकल्चर क्या होता है और डिवोनियन पीरियड कौन सा है। आगे जोन जोन से एनिमल में पढ़ाऊंगा उसमें ना उनका इवोल्यूशन में वो कब अकर हुए थे अर्थ पर, ये भी मेंशन करता चला जाऊंगा। अब बिफोर स्टार्टिंग द टिपिकल कैरेक्टर ऑफ ए फिश, बिफोर स्टार्टिंग द टिपिकल कैरेक्टर ऑफ पाइशीज, मैं आपको बता देता हूँ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश, राइट। कि भाई फिश के पास दो इंटरनल ईयर होते हैं, दो नॉस्ट्रिल होते हैं, उनका जो बॉडी है वो डिवाइड होता है हेड, ट्रंक और टेल में। उनके पास नेक नहीं होती है। आइज़ के पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फिश। तो लेट अस डिस्कस नाउ जनरल स्ट्रक्चर। अच्छा, आप स्ट्रीमलाइन बॉडी तो समझते होंगे, जो फिश होता है उसका बॉडी कैसा होता है, बोट शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भाई फिन्स कैसे कैसे होते हैं, स्केल्स कहाँ कहाँ होते हैं, फिन्स की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, माउथ कैसा कैसा होता है, आइज़ कैसी कैसी होती है, एंड सो ऑन। सो लेट मी मेक स्ट्रक्चर ऑफ आ टिपिकल फिश। सर हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं मछली जल की रानी है, और हमारी आर्ट क्लास में हमने बहुत फिशेस बनाई हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी अब फिर ये स्ट्रक्चर समझने में, ठीक है। तो लेट मी मेक इट हेयर। ये एंटीरियर पार्ट बना रहा हूँ, पोस्टीरियर पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एंटीरियर पार्ट की बात करूँ, इट वुड बी लाइक दिस। लेट्स से दिस हेयर इज माउथ। देखो माउथ टर्मिनल भी हो सकता है, माउथ वेंट्रल भी हो सकता है फिश में। तो हम पढ़ेंगे किसके पास टर्मिनल माउथ होता है, किसके पास वेंट्रल माउथ होता है। फिश का जो बॉडी होता है इट हैज़ बीन कवर्ड। पहले तो मैं डिवीजन बता देता हूँ। फिश का जो बॉडी के डिवीजन होते हैं दैट इज हेड, ट्रंक एंड टेल। फिश के पास नेक नहीं होती है, अ नेक इज एब्सेंट, ठीक है। तो फिश का जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है बच्चों, बोट शेप होता है। फिश के बॉडी के ऊपर सबसे पहला जो फीचर लेके चलेंगे वो लेटरल लाइन ऑफ सेंसी ऑर्गन। दोनों साइड पर, मैं एक साइड ही दिखा पा रहा हूँ, दिस इज द लेटरल लाइन ऑफ सेंसी ऑर्गन। बताया भी था कुछ रियो रिसेप्टर के बारे में, आगे जब मैं फीचर्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि बॉडी के ऊपर खूब सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर, इवन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को भी डिटेक्ट करते रहते हैं। तो ये हो गया बच्चे लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम। फिर यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी आई बना देते हैं। आइज जो होती है पेयर्ड होंगी एंड दे आर विद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेटा थर्ड आईलिड, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। फिशेस के अंदर जो थर्ड आईलिड होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। अच्छी बात है, वो आई को कवर कर लेती है वाटर में, तो पानी वगैरह नहीं जा पाता। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे अंदर जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो वेस्टिजियल होती है, पर फिश की जो आइज होगी दैट वुड बी हैविंग अ वेल डेवलप्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। लेट्स से दिस हेयर
इज माउथ, मैं टर्मिनल माउथ दिखा के जा रहा हूँ यहाँ पर। देन हेड के पास होंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स, लेट्स से दीज आर द फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ये बताते हैं कोडेट में लेटरल होते हैं। और इन गिल स्लिट्स के ऊपर, इन गिल स्लिट्स के ऊपर आपको नज़र आ सकता है कवर, तो मैं इसको ना कवर ही दिखा देता हूँ, गिल स्लिट नहीं नज़र आ रहे यहाँ पे। दिस कवर लाइक स्ट्रक्चर कवर ओवर गिल स्लिट, दे माइट बी प्रेजेंट और दे माइट बी एब्सेंट। अभी फॉर द मीन टाइम मैं सिर्फ इसको ओपर्क्यूलम मेंशन करके जा रहा हूँ, कहाँ प्रेजेंट होंगे कहाँ एब्सेंट होंगे हम आगे पढ़ेंगे। तो दिस हेयर इज ओपर्क्यूलम हेयर। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बता देता हूँ फिन्स के बारे में। पहले पढ़ लेते हैं पेयर्ड फिन्स, फिर बाद में पढ़ लेंगे अनपेयर्ड फिन। लेट्स से दिस हेयर इज ए फिन हेयर, फिन के अंदर फिन रेज भी होती हैं। फिन के अंदर ये एंडोस्केलेटल एलिमेंट की स्ट्रक्चर होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं फिन रेज। ये होता है बेटा पेल्विक फिन, यहाँ पर मैंने मेंशन किया पेल्विक फिन, ये आपके वेस्ट रीजन के जैसा है। और अगर मैं पेक्टोरल फिन बताऊँ आपको, लेट्स से पेक्टोरल फिन मैं ब्राउन कलर में बना देता हूँ। पेक्टोरल फिन वुड बी समथिंग लाइक दिस। हेयर ऑन द बॉडी, ऑन दिस पार्ट हेयर नज़र आएगा पेक्टोरल फिन, दीज आर द फिन रेज। और दिस पार्ट हेयर नज़र आएगा पेल्विक फिन। तो दिस हेयर इज पेक्टोरल फिन। ये तो होगा पेयर्ड अपेंडेजेस के बारे में। तो दो पेयर्ड अपेंडेजेस बता रखे हैं आपको, क्या तो पेक्टोरल फिन हो सकता है या पेल्विक फिन हो सकता है। अनपेयर्ड अपेंडेजेस बताऊं, लेट्स से ये डोर्सल फिन है, और डोर्सल फिन कुड बी अ नंबर, इट कुड बी 2 इन नंबर, और बहुत रियरली दे कुड बी 3 इन नंबर। तो मैं यहाँ पर भी 2 डोर्सल फिन शो कर रहा हूँ, दीज आर डोर्सल फिन। फिर यहाँ पर मैं एक फिन शो करूँगा, इसको वेंट्रल या एनल फिन बोलेंगे। दिस इज वेंट्रल फिन और एनल फिन, ये सब अनपेयर्ड है। और तीसरा जो फिन हम मेंशन करेंगे, डेट वुड बी मेंशन समवेयर हियर, और इस फिन को बोलते हैं बेटा कॉर्डल फिन। फिशेस के अंदर होमोसर्कल या हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन होते हैं। क्या कंसेप्ट होता है, लेट मी टेल यू। दिस इज कॉर्डल फिन, पहले डायग्राम पूरा कर देता हूँ। दिस इज एनल फिन और वेंट्रल फिन। ऑल ओवर द बॉडी फिश के ऊपर होंगे स्केल्स। लेट्स से मैं कुछ स्केल्स सर्कुलर बना रहा हूँ, तो मैं अभी आपको जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिश बताऊंगा तो स्केल्स के 4 या 5 टाइप बताऊंगा आपको कि कौन सी फिश में कौन से स्केल्स होते हैं। अगर मैं सर्कुलर स्केल्स बना रहा हूँ या साइक्लोइड स्केल्स, तो समझ में आ जाएगा ये जो फिश है ये कौन सी फिश है, दिस इज़ ए बोनी फिश। तो लेट्स से ऑल ओवर द बॉडी जो एक्सोस्केलेटन है वो स्केल से कुछ ऐसे कवर्ड है। तो बच्चे ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर हो गया फिश का। दिस इज़ द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ फिश, जिसके अंदर आपने लेटरल लाइन ऑफ सिस्टम, पेयर्ड अपेंडेजेस, अनपेयर्ड अपेंडेजेस, आइज, ये 4-5 चीज़ें डिस्कस की है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओपर्क्यूलम। तो मैं आपको बताने वाला था कॉर्डल फिन के बारे में, ये कंसेप्ट ही मेंशन कर देता हूँ मैं। देखो कॉर्डल फिन 2 कंडीशन हो सकती है। ये लोब है, दिस इज़ द अपर लोब एंड दिस इज़ लोअर लोब। इस कंडीशन में जो अपर लोब है और लोअर लोब दोनों इक्वल है, इनमें सिमेट्री है, इनको बोलते हैं होमोसर्कल। अगर अपर लोब और लोअर लोब के अंदर सिमेट्री आती है तो उसको बोलते हैं होमोसर्कल कॉर्डल फिन। जैसे ये होमोसर्कल बना रखा है मैंने। केस नंबर 2 ये भी हो सकता है कि एक कॉर्डल फिन इतना बड़ा है और दूसरा कॉर्डल फिन ऐसा है, कोई सिमेट्री नहीं है, इसको बोलेंगे हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उसके अंदर हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन होता है, और जो बोनी फिश होती है उसके अंदर होमोसर्कल कॉर्डल फिन होता है। आगे चल के जो कॉर्डल फिन है वो भी बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा। तो एक जनरल सा डायग्राम था, जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश, और इसमें मैंने आपको पेयर्ड अनपेयर्ड अपेंडेजेस बता दी हैं, और इसमें मैंने आपको बता दिया बच्चे कि कैसे लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम होगा। ठीक है, अब मैं शुरू करने वाला हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सुपर क्लास स्पाइशीज। लेट मी स्टार्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सुपर क्लास स्पाइशीज। आई होप अब तक चीज़ें आसान सी है और आपको समझ में आ रही होगी। राइट, जब मैं क्लासिफिकेशन शुरू किया था तो मैंने आपको मेंशन भी किया होगा कि सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ होती हैं वो स्पाइशीज़ में ही होती है, कोर डेटा में, और जो सबसे कम होती है वो एम्फीबियंस में होती है। सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ होंगी वो
पाइशीज में होंगी, और पाइशीज में मैं बताऊंगा कार्टिलेजिनस फिश में सबसे कम होती है 600 के करीब 600, और बोनी फिश में सबसे ज़्यादा होती है। तो अब शुरू करते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ सुपर क्लास पाइशीज। देखो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, भले एनसीईआरटी में इसमें से कुछ भी नहीं दिया है। एनसीईआरटी में सिर्फ फिशेज की दो अलग अलग क्लास है, कार्टिलेज फिश का क्लास और बोनी फिश का क्लास। पर उनको रट्टा ना मारने के लिए, उनको समझने के लिए ये सारे फीचर हमें पता होने चाहिए। ठीक है बच्चे, तो जो सुपर क्लास फाइशीज है डैट इज़ द क्लास ऑफ ट्रू फिशेज, जैसा हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, डैट इज़ द क्लास ऑफ ट्रू फिशेज। सेकंड क्या पढ़ेंगे, गोल्डन पीरियड ऑफ फिश मैं नहीं बताना चाहूँगा आपको। अच्छा मैं ये बता देता हूँ, जॉलेस फिश कब इवोल्व हुई थी, फिर जॉर्ड फिश कब इवोल्व हुई और कब वो डोमिनेंट हुई, जॉर्ड फिश कब इवोल्व हुई और कब डोमिनेंट हुई। देखो एक होता है ऑर्डोविशियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड में इसको बोलते हैं एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट। जो इन्वर्टिब्रेट्स थे हमारे वो डोमिनेंट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस टाइम ऑरिजिन हुआ था जॉलेस फिशेज का। ऑरिजिन ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट मुझे मेंशन करना चाहिए कि ट्रू फिशेज जॉलेस नहीं होती है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। फिर दूसरा इसके बाद जो पीरियड आता है वो आता है बेटा सिलूरियन पीरियड। इसके बाद जो पीरियड आता है उस पीरियड को बोलते हैं सिलूरियन पीरियड। जैसे जनवरी के बाद फरवरी आता है, ऐसे ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ऑर्डोविशियन पीरियड का अगला जो पीरियड है वो सिलूरियन पीरियड है। और इस पीरियड में ऑरिजिन हुआ था, ऑरिजिन ऑफ जॉर्ड वर्टिब्रेट ऑरिजिन हुआ था। फिर कब वो डोमिनेंट हुए, जब हम गोल्डन एज की बात करते हैं तो सिलूरियन के बाद नेक्स्ट मंथ जो आएगा, नेक्स्ट जो पीरियड आएगा डेट वुड बी डिवोनियन पीरियड, और डिवोनियन पीरियड इज द गोल्डन एज ऑफ फिशेज। So that is the golden age of fishes which we call Devonian period. So Devonian period is golden, what I wrote here, it's golden age of fishes, origin of jawed vertebrate Silurian period, and origin of jawless vertebrate Ordovician period, और age of invertebrate Ordovician period। इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट याद रखना है और गोल्डन एज ऑफ फिशेज याद रखना है। कई बार ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे तो ये जब 12th पढ़ लोगे आप तो ये चीज़ें सब याद हो जाएंगी आपको। अभी इस वक्त नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन। अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे तो आप आंसर कर सकें, इसलिए मैंने आपको ये बता ही दिया है। तो पाइशीज में आते हैं बच्चे आपके ट्रू फिशेज। अब जो फिशेज होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनको पॉइकिलोथर्मिक भी कहते हैं। फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड और लेट्स कॉल देम पॉइकिलोथर्मिक एनिमल, एक्टोथर्मिक और पॉइकिलोथर्मिक। इनके बॉडी का टेम्परेचर आसपास के इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। हम तो वार्म ब्लडेड है, आसपास का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे जो भी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। एक यही रीजन है आपको गर्म या सर्दी लगती रहती है, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर आसपास के इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहेगा, इसलिए इनको आप कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पॉइकिलोथर्मिक कहेंगे। देन जो बॉडी होता है वो लॉन्ग होता है, जैसे भी हमने डायग्राम में देखा था, बॉडी इज लॉन्ग, बोर्ड शेप, स्ट्रीम लाइंड, फिर हेड होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है, नेक नहीं होता है। तो जो स्पाइशीज होते हैं उनका जो बॉडी है, बॉडी इज लॉन्ग, बोर्ड शेप्ड और streamlined. Again I am mentioning this thing here, neck is absent, body is divided into head, trunk and tail. Head would be having sensory structure, trunk would be filled of scale and tail would be having caudal fin. ठीक है बच्चे, अब स्केल्स की बात करते हैं। इनका जो बॉडी होता है, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, और जो फिशेज के स्केल होते हैं वो बाय डर्मिस ओरिजिन होते हैं। रेप्टाइल के स्केल एपिडर्मिस के ओरिजिन होते हैं,
तो बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स एंड दीज स्केल्स आर डर्मल इन ओरिजिन. द स्केल्स ऑफ फिशेज दे आर डर्मल इन ओरिजिन. तो मैं डर्मल स्केल लिख देता हूँ. दे आर डर्मल, दे अराइज फ्रॉम डर्मिस ऑफ स्किन. तो वी कैन मेंशन दे आर डर्मल इन ओरिजिन. ठीक है बेटा, आई रिपीट, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स एंड स्केल्स आर डर्मल इन ओरिजिन. अब यहाँ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि जितने भी फिशेस होते हैं उनके पास कौन कौन से तरीके के स्केल्स होते हैं, और स्केल से हम कैसे कैसे फिशेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये कार्टिलेजिनस फिश है या बोनी फिश है, बोनी फिश एडवांस है या प्रिमिटिव है. तो लेट मी मेंशन हियर अदर टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ स्केल. लेट मी मेंशन हियर टाइप्स ऑफ स्केल इन फिशेज. लेट मी मेंशन हियर टाइप ऑफ स्केल्स इन फिशेज. जो पहले टाइप का स्केल आप पढ़ोगे उसको बोलेंगे बेटा कॉस्मोड स्केल. द फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल जो एक्सटिंक्ट फिश में हुआ करते थे, मैं मेंशन करता चला जाऊंगा, दैट वुड बी कॉस्मोड स्केल. जो सेकंड टाइप का स्केल पढ़ोगे आप, दैट वुड बी गेनोइड स्केल. सेकंड टाइप इज गेनोइड स्केल. थर्ड टाइप आपको मैं पढ़ाऊंगा वेरी स्पेशल विच वी कॉल साइक्लॉइड. तीसरा पढ़ा देता हूँ साइक्लॉइड. जो फोर्थ टाइप पढ़ाऊंगा दैट वुड बी टिनॉइड. द फोर्थ टाइप ऑफ स्केल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वुड बी टिनॉइड स्केल. And fifth type which is mainly present in cartilaginous fishes, we call that placoid scale, which is mainly present in cartilaginous fishes, which is we call placoid scales. अब बच्चों वन बाय वन कॉस्मोइड से शुरू करते हैं कि कॉस्मोइड स्केल कहाँ होते हैं. कॉस्मोइड स्केल हुआ करते थे जो लोब्ड फिन फिशेस हुआ करती थी. ऐसी फिशेस जिनके फिन्स में लोब हुआ करते थे उनके पास होते थे कॉस्मोइड स्केल. तो मैं मेंशन कर दूं, दे अकर्स इन एक्सटिंक्ट लोब्ड फिन फिशेस. दे अकर्स इन एक्सटिंक्ट लोब्ड फिन फिशेस. सबसे पहली बात. फिर आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या आजकल जो फिशेज हैं उनके पास भी होते हैं. आई विल से यस. आजकल जो लंग फिशेज होती हैं उनके पास, कुछ लंग फिशेज के पास थोड़े बहुत स्केल कॉस्मोइड हो जाते हैं. यस. नाउ अ डेज ये एंगल इज नॉट गुड. दीज आर फाउंड in lung fishes. Nowadays these are found in lung fishes. तो हमारे पास कुछ फिशेस हुआ करती थी जिनके लोब्स के अंदर फिन हुआ करते थे. उनके पास जो स्केल थे वो कॉस्मोइड स्केल थे. जो कॉस्मोस वर्ड आया है वो फ्रॉम द कॉस्मिक. मैं कुछ ऐसे बता दूं कि उनके डर्विस के बाद जब स्केल्स अराइज होते थे, जो पल्प था, पल्प का शेप कॉस्मोस के जैसा हुआ करता था. पल्प का जो शेप है वो कॉस्मोस के जैसा हुआ करता था, इसलिए उसको बोला था कॉस्मोइक स्केल. डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे उनका जो डर्मिस का सबसे नीचे वाला स्केल लाइन होता है, डीपेस्ट लेयर, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आइसोपिडाइन लेयर. आइसोपिडाइन लेयर के बाद फिर स्केल ओरिजिन होना शुरू हो जाता है एंड सो ऑन. जो आपके पास फिश होगी लेटिमेरिया. लेटिमेरिया इज़ ए फिश, इट्स ए काइंड ऑफ लंग फिश. Latimeria is a kind of lobed fin fish which is having cosmoid scale. I repeat, Latimeria is a kind of lobed fin fish. हम आगे पढ़ेंगे भी लेटिमेरिया के बारे में कि इसके फॉसिल वगैरह हमें कैसे मिले. तो लेटिमेरिया में यहाँ मेंशन कर देता हूँ एग्जांपल, किस फिश के पास कॉस्मोइड स्केल होते हैं. तो आंसर वुड बी लेटिमेरिया. और जो लेटिमेरिया है वो एक तरह की एक एक्सटिंक्ट लॉब्ड फिन फिश होती है. इट्स ए एक्सटिंक्ट लॉब्ड फिन फिश. ठीक है बच्चे. फिर बात करते हैं गैनोइड स्केल के बारे में. देखो जो गैनोइड स्केल है वो मेनली आपको प्रीमिटिव फिशेज में मिलते हैं. जो प्रीमिटिव बोनी फिश हुआ करती हैं
उनके पास प्रेजेंट होते हैं गैनोइड स्केल। दे आर फाउंड इन गैनोइड स्केल, दे आर फाउंड इन प्रीमिटिव बोनी फिशेज। अच्छा, अगर आपसे पूछे कोई कि भैया बोन्स कार्टिलेज से इवोल्व हुआ है या कार्टिलेज बोन से इवोल्व हुआ है, तो आप आंसर क्या करेंगे? बोन कार्टिलेज से इवोल्व हुआ है। गैनोइड फिश का जो क्लासिकल गैनोइड स्केल का जो क्लासिकल एग्जाम्पल होता है वो होता है पॉलिप्टेरस। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फिश विच इज़ हैविंग गैनोइड स्केल, एक बहुत ही प्रीमिटिव फिश होता है, उसका नाम होता है पॉलिप्टेरस। सो पॉलिप्टेरस इज ए प्रीमिटिव बोनी फिश विच इज़ हैविंग गैनोइड स्केल। एक और एग्जाम्पल आता है, द नेम इज़ एसीपेंसर, द नेम इज़ एसीपेंसर। तो जो आपके पास पॉलिप्टेरस या एसीपेंसर होते हैं बेटा, वो प्रीमिटिव बोनी फिश है, उनके पास क्या होते हैं? गैनोइड स्केल। फिर कंसेप्ट आता है साइक्लोइड स्केल का। साइक्लोइड जो स्केल होते हैं वो हायर बोनी फिश में होते हैं। जैसे अगर आपके पास कार्प्स हैं या लंग फिशेज़ हैं, लंग फिशेज़ के पास थोड़े बहुत कॉस्मोइड होते हैं, पर मेजरली क्या होते हैं? साइक्लोइड होते हैं। तो साइक्लोइड स्केल्स को अगर मैं बताऊं, आपको फिश दिखेगी तो उसके ऊपर ना ऐसे रिंग्स बनी होंगी, और विद द एज रिंग बढ़ती भी चली जाती है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज ऑफ फिश के बारे में भी। साइक्लोइड स्केल आल्सो हेल्प इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द एज ऑफ फिश एज वेल। तो अगर मैं साइक्लोइड स्केल की बात करूं, दे आर फाउंड इन एडवांस्ड बोनी फिशेज। एडवांस्ड बोनी फिशेज, देखो एडवांस्ड बोनी फिश के पास दो तरह के स्केल होते हैं, कुछ के पास साइक्लोइड होते हैं, कुछ के पास टीनोइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कार्प्स होते हैं वो भी साइक्लोइड बोनी फिश हैं, साइक्लोइड स्केल वाले हैं, और जो लंग फिशेज हैं वो भी साइक्लोइड स्केल वाले हैं। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो सर्कल्स हैं इनके अंदर, स्केल्स के अंदर, ये एज प्रिडिक्ट करते हैं। देखो जो ये होगा साइक्लोइड स्केल के बारे में। जो टीनोइड वर्ड है वो टीनोफोरा से आया है, और टीनोफोरा में होते हैं कॉम्प्लेट। तो मेनली जो टीनोइड स्केल होते हैं उसके अंदर ना कॉम लाइक, अगर मैं टीनोइड स्केल बताऊँ, इसके अंदर कुछ ये कॉम लाइक प्लेट्स होंगी, दे वुड बी समथिंग लाइक दिस, दे रिजेंबल लाइक दैट ऑफ कॉम। तो जो टीनोइड स्केल होते हैं, दे आल्सो अपीयर इन हायर बोनी फिशेज। क्लासिकल एग्जाम्पल इज पर्च, दे आल्सो आर फाउंड in higher bony fishes, for example perch। तो अगर अब जब आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, जब कार्टिलेजियस फिश पढ़ाऊंगा तो कि भाई इनके पास प्लेकोइड स्केल होते हैं, जब मैं आपको बोनी फिश बताऊंगा तो बताऊंगा क्लिनोइड स्केल या साइक्लोइड स्केल होते हैं, और जो कार्टिलेजियस फिशेस के स्केल्स होते हैं उनको बोलते हैं प्लेकोइड स्केल। कार्टिलेजियस फिश के जो स्केल्स होंगे दे आर प्लेकोइड स्केल, दे आर फाउंड इन कार्टिलेजियस फिशेस। आगे बताऊंगा ये स्केल मॉडिफाई होकर टीथ भी बना देते हैं, ये स्केल्स मॉडिफाई होकर टीथ भी बना देते हैं। तो कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर जो स्केल्स मिलते हैं दे आर प्लेकोइड स्केल। एग्जाम्पल, डॉग फिश इज द क्लासिकल एग्जाम्पल, स्कॉलिडॉन, और डॉग फिश, और लेट्स कॉल दैट डॉग फिश। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है बच्चों ऐसी फिश का जिसके पास प्लेकोइड स्केल होते हैं। तो क्या पढ़ा आपने अभी यहाँ पर? फिशेस के पास स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल, और फिश के जो स्केल होते हैं वो डर्मल इन ओरिजिन होते हैं। 5 तरह के स्केल्स हैं। पहला जो स्केल पढ़ा वो कॉस्मोइड स्केल है, एक्सटिंक्ट फिश में मिलता था, ऐसा याद रखिए, कुछ लंग फिश में भी मिलता है अभी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो गैनोइड स्केल होता है वो आपका प्रीमिटिव बोनी फिश, साइक्लोइड और टीनोइड एडवांस बोनी फिश, एंड प्लेकोइड इन कार्टिलेजियस फिशेस। ये हो गया बच्चे आपका स्केल्स के बारे में। नेक्स्ट, फिर अगर और फीचर की बात करें, अगर पाइशीज़ के हम और करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो स्केल्स हमने पढ़ लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कुछ सिस्टम्स वगैरह पढ़ लें इनके, क्या फिशेज़ के सिस्टम्स वगैरह क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम, नो फन इन टेलिंग उनके पास गिल्स का रेस्पिरेशन होगा, नर्वस सिस्टम कैसा होता है एंड ऑल।
तो पेयर्ड फिन जैसे मैं जिक्र किया था, पेक्टोरल फिन होते हो। अच्छा मेंशन करना है क्या ये भी? चलो जनरल फीचर्स में मैं मेंशन कर देता हूँ, बच्चे कहेंगे फिर बाद में सर ने लिखवाया नहीं था। पेयर्ड फिन, पेक्टोरल एंड पेल्विक, और ये काहे के लिए होते हैं? दोनों स्विमिंग के लिए, दे आर मेंट फॉर स्विमिंग। अनपेयर्ड, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में भी हेल्प कर देते हैं। डोर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल, ये चीज़ हमने कई बार पढ़ ली है, ये चीज़ हमने कई बार पढ़ ली है, तो मैं ये मेंशन नहीं करता हूँ ज़्यादा। ठीक है बेटा। नेयर्स कैसे होंगे? डायराइनस मेंशन करूँ? नहीं, नेथोस्टोमेटा में मेंशन कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। ईयर्स का मेंशन कर देता हूँ। एक्सटर्नल और मिडल ईयर नहीं होता है फिश में, इंटरनल ईयर होता है। कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल होती है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। और इंटरनल ईयर इज मेंट फॉर स्टेटोरिसेप्टर, बैलेंसिंग में हेल्प करता है। एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर, एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर आर एब्सेंट। इंटरनल ईयर is with 3 semicircular canal. And what internal ear is meant for? That is meant for statoreception. Internal ear is meant for statoreception, or I will say balancing. तो वाइब्रेशन वगैरह परसीव करने के लिए अलग रिसेप्टर होते हैं। मेनली हियरिंग में कोई रोल नहीं होता है, दे आर ओनली मेंट फॉर बैलेंसिंग। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होते हैं। गिल्स के पास कवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये जो डायग्राम में दिखाया था मैंने। रेस्पिरेशन, गिल्स आर मेंट फॉर रेस्पिरेशन। दे माइट बी नेक्ड का मतलब हो विदाउट कवर, और दे माइट बी हैविंग ए गिल कवर। और गिल कवर के लिए वर्ड यूज़ करेंगे ओपर्क्यूलम। आगे चल के पढ़ोगे कि भाई कार्टिलेजिनस फिश के पास ओपर्कुलम नहीं होता है, बोनी फिश के पास ओपर्कुलम होता है। अकेला कार्टिलेजिनस फिश जिसके पास ओपर्कुलम है वो किमायरा होता है। ठीक है बेटा। फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इनके टीथ का। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं टीथ की बात करूं, फिश के जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट होते हैं। फिश के जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट होते हैं। एक्रोडोंट का मतलब ये हुआ कि लेट्स से दिस इज द जॉ बोन, दिस इज द जॉ बोन। अगर टीथ ऑन द सरफेस ऑफ जॉ बोन अटैच है तो उसको बोलते हैं एक्रोडोंट डेंटिशन। अगर टीथ, लेट्स से दिस इज द टीथ हेयर एंड दिस टीथ इट हैज़ बीन अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ जॉ बोन लाइक दिस, स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट नहीं होता है, आराम से टीथ टूट जाते हैं और फिर नए टीथ से रिप्लेस होते हैं। एक्रोडोंट का डेफिनेशन होता है टीथ अटैचेज ऑन द सरफेस ऑफ जॉ बोन। इसका डेफिनेशन होता है टीथ आर अटैच्ड ऑन सरफेस ऑफ जॉ बोन्स। राइट, याद रखना जो भी टीथ का जॉ बोन का फिक्सेशन होता है, जो सबसे कमज़ोर फिक्सेशन होता है वो होता है एक्रोडोंट फिक्सेशन। ये टीथ हो गया ऊपर और नीचे जॉ बोन हो गया। किस किस के टीथ एक्रोडोंट होते हैं ये सवाल पूछा जाता है कई बार। फिशेस के टीथ एक्रोडोंट होते हैं, एम्फीबियंस के टीथ एक्रोडोंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिशेस के टीथ एक्रोडोंट है, याद समझ में आ गया। एम्फीबियंस के टीथ भी एक्रोडोंट होते हैं, ये मेंशन कर लेना। एम्फीबियंस के टीथ भी एक्रोडोंट होते हैं। तो एक्रोडोंट जो डेंटिशन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होता है और टीथ टूट जाते हैं, वो रिप्लेस होते हैं बाय न्यू टीथ। ठीक है बच्चे। एक और टीथ में ही मैं स्ट्राप बना के यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एक केस होता है कि ये जॉ बोन है, लेट्स से दिस इज जॉ बोन हियर, और ऑन द एज ऑफ जॉ बोन टीथ कुछ ऐसे अटैच है। टीथ आर अटैचेस ऑन द एज ऑफ जॉ बोन। कंप्लीट एम्बेडेशन नहीं होता है, सिर्फ एज ऑफ जॉ बोन पे टीथ अटैच है। ऐसे अटैचमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं प्लीरोडोंट। ऐसे अटैचमेंट के लिए जब टीथ
एट द एजिस ऑफ जॉ बोन अटैच रहें, इसको बोलते हैं बेटा प्लीरोडोंट, प्लीरोडेंटिशन, प्लीरोडोंटीथ। यूरोडेल्स पढ़ेंगे आप, एम्फीबियंस में आप पढ़ेंगे यूरोडेल्स के बारे में। यूरोडेल्स होते हैं टेल्ड एम्फीबियन। तो जो यूरोडेल्स होते हैं उनके अंदर कैसा होता है टीथ? आंसर इज प्लीरोडोंट। लिजर्ड और स्नेक्स उनके टीथ भी प्लीरोडोंट होते हैं। तो प्लीरोडोंट में एग्जांपल लिख देता हूं मैं, लिजर्ड एंड यूरोडेल्स, लिजर्ड एंड यूरोडेल्स। यूरोडेल्स आर टेल्ड एम्फीबियन, यूरोडेल्स आर टेल्ड एम्फीबियन। और थर्ड वन, तीसरा केस ये होगा, दिस इज द जॉ बोन हेयर, दैट इज सॉकेट ऑफ जॉ बोन। और जो टीथ होता है, जो टीथ होता है वो एम्बेडेड रहता है इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो टीथ होता है दैट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो ऐसा डेंटिशन जब टीथ इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन एम्बेडेड रहे, उस डेंटिशन को बोलते हैं थैकोडोंट। तो मैंने अच्छा जितने भी हायर वर्टिब्रेट से जो मैमल वगैरह पढ़ोगे, क्रोकोडाइल पढ़ोगे, वो सब थैकोडोंट ही होते हैं। तो मैंने आपको 3 डेंटिशन बता दिए, एक्रोडोंट, प्लीरोडोंट और थैकोडोंट। ये आगे काम आने वाले हैं। फॉर द टाइम बिंग याद रखेंगे कि फिशेज के पास कैसे टीथ होते हैं? एक्रोडोंट टीथ होते हैं। फिशेज आर हैविंग अ एक्रोडोंट डेंटिशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों, फिशेज की सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा देता हूँ अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेज। ये हो गया उनके डेंटिशन के बारे में। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें अभी बची हुई हैं, वो भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट अस टॉक अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, फिशेज के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, आरबीसी ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, और पोर्टल सिस्टम भी डेवलप हो जाते हैं। जब सर्कुलेशन की बात करेंगे, 2 चैम्बर्ड हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है तो उसको वीनस हार्ट कहते हैं। एक ही बार ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है तो सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो मैं समझा देता हूँ क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चैम्बर्ड, वेंट्रल होगा, डोर्सल होगा, वेंट्रल हार्ट, एक होगा एट्रियम और दूसरा होगा वेंट्रिकल। कुछ जगह इसको ऑरिकल भी मेंशन कर देते हैं। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, only receives deoxygenated blood, इसलिए हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। वेन्स वाला ब्लड जाता है इसलिए बोलते हैं वीनस हार्ट। और इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, मेनली फिशेस के अंदर जो साइट ऑफ ऑक्सीजन होगा, जहां पर साइट ऑफ एयर एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या है बच्चे? गिल्स है। तो लेट्स से दीज आर द गिल्स हियर, और गिल्स के पास क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। गिल्स के पास क्या आ रहा है? बाहर से वाटर से ऑक्सीजन। और ये वो ब्लड है, ये वो ब्लड कैपिलरी है जहां पर ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया गिल से। ये कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीडेटेड ब्लड। ये ब्लड जाएगा टिश्यूज़ के पास, टिश्यूज़ पर जाके जो भी ऑक्सीजन टिश्यू को चाहिए वो निकल जाएगा यहाँ पर। जो भी ऑक्सीजन टिश्यू को चाहिए वो ब्लड से ले लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो इसको दे देगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया तो कैसा ब्लड हो गया? अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, सबसे पहले एक बड़ा सा चैम्बर होगा जो एडिशनल चैम्बर होता है। इट इज़ नॉट ट्रू चैम्बर, इट इज़ एडिशनल चैम्बर। इसका नाम भी मैं बताऊंगा अभी। दिस एडिशनल चैम्बर है, एक सैक-लाइक स्टेज। इस सैक-लाइक स्टेज के बाद देयर इज ट्रू चैम्बर हेयर, लेट्स से सैक-लाइक स्टेज एक ट्रू चैम्बर में ओपन हो रहा है। दिस इज एट्रिया, एट्रियम के बाद आ गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद फिर एक और एडिशनल चैम्बर आएगा यहाँ पर। ये एक्चुअली डोर्सल और वेंट्रल प्रेजेंट होते हैं, मैं तो एक सीरीज में दिखा रहा हूँ। ये होगा डोर्सल साइड, वो होगा वेंट्रल साइड। जब कभी हार्ट पढ़ोगे डिटेल में तो वो क्लियर हो जाएगा।
अभी फॉर द टाइम बीइंग। फिर एक ये एडिशनल चैम्बर ये आ गया और इस एडिशनल चैम्बर से शुरू हुआ ब्लड सर्कुलेशन एंड दिस ब्लड कम्स बैक हियर। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस एडिशनल चैम्बर में गया, वहाँ से एट्रिया में गया, वहाँ से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से कहाँ आ गया ये वापस आ गया गिल्स के पास। हार्ट में सिर्फ एक तरह का ब्लड जा रहा है, कौन सा ब्लड जा रहा है, वेन्स वाला ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसलिए इसको बोलते हैं वीनस हार्ट। और एक ही बार ब्लड सर्कुलेट होता है, एक ही तरह का ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन। हमारे हार्ट में आपने पढ़ा ना, ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों सर्कुलेट होते रहते हैं। तो गिल्स पे ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड गोज टू टिश्यूज, फ्रॉम टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड इज एडिड, देन दिस ब्लड गोज टू हार्ट एंड देन इट गोज टू गिल्स हेयर। अब इन दो एडिशनल चैम्बर्स के नाम भी आप मुझे मतलब आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब तो काफ़ी बायोलॉजी सीख गए हैं आप, अब तो काफ़ी जूलॉजी आप सीख गए हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो, ये एक ओपन स्पेस है, ये एक एग्जैक्टली ओपन स्पेस है जहाँ पर ब्लड को पोर किया जा रहा है। ओपन स्पेस के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, साइनस। मैंने बताया था साइनसिस और लैक्यूना मेंट फॉर आर द टर्म फॉर ओपन स्पेस। दिस इज ए ओपन स्पेस वेयर ब्लड इज पम्प्ड। और कैसा ब्लड पंप हो रहा है, वेनस ब्लड, तो इसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसस इज ए एडिशनल चैम्बर, ये होता है वेंट्रल साइड पर, वो होता है डोर्सल साइड पर। देन दूसरी साइड पर क्या होगा, देयर इज ए ट्रंक, अ ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर, लेट्स कॉल इट ट्रंकस, जिसमें एट्रियल ब्लड आ रहा है, इसमें जिसमें एट्रियल ब्लड जा रहा है, एट्रियल ब्लड होगा जो अवे फ्रॉम द हार्ट होता है, आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हार्ट इज हैविंग टू चैम्बर, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, प्लस टू एडिशनल चैम्बर, टू एडिशनल चैम्बर। कौन कौन से होते हैं, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस वेल डेवलप्ड होता है, साइनस वेनोसस वेल डेवलप्ड होता है, एंड ट्रंकस आर्टियोसस, एंड ट्रंकस आर्टरियोसस। तो साइनस वेनोसस इज वेल डेवलप्ड, ट्रंकस आर्टियोसस कम डेवलप है, आगे चल के और मतलब कार्टिलेजियस फिश में कम डेवलप होता है, बोनी फिश में डेवलप हो जाएगा। तो अभी जब फिशेज के जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो दोनों ही पढ़ लेते हैं। तो फिश का जो हार्ट होगा वो टू चैम्बर्ड होता है, एडिशनल चैम्बर होते हैं, सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है, वीनस हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है बेटा, फिश का ब्लड कैसा होता है, सर रेड होता है। आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। ओवल एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी, वेनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, वेनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आर डेवलप्ड। देखो मैंने बता रखा है आपको, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल वर्टिब्रेट में पढ़ोगे। वेनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है फिशेस में। जैसे जैसे आगे फिश पढ़ते जाएंगे ये कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो बच्चे सर्कुलेशन क्लियर हो गया आपको। क्विक रिवीजन, टू चैम्बर हार्ट, दो एडिशनल चैम्बर, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी, वीनस हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके स्कल के बारे में। एक स्कल और वर्टिब्रा का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है और एम्फिसिलस वर्टिब्रा होता है, वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आगे चल के बड़े काम आने वाली हैं आपकी। जब भी आप ह्यूमन बायोलॉजी भी पढ़ना शुरू करेंगे तो आप शायद चीज़ों को समझ पाएंगे कि यार हम ह्यूमन जो मैमल्स हैं उनमें ये करेक्टरिस्टिक फीचर कैसे कैसे डेवलप हुए हैं, अर्लियर ऑन कैसे करेक्टरिस्टिक फीचर थे, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। ठीक है, लेट मी टेल यू अबाउट द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में सबसे पहले मैं बता देता हूं इनके स्कल के बारे में। स्किन नहीं, स्कल। मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं और फिर स्कल कैसा होता है वो आप मुझे बताएंगे। ये ना क्रेनियम है और क्रेनियम मल्टीपल बोन्स का बना होता है। क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल बोन, और ये क्रेनियम के अंदर कुछ अटैचमेंट पॉइंट है और ये अटैचमेंट पॉइंट जाके अटैच होंगे टू वर्टिबल कॉलम। ये वर्टिबल कॉलम है, लेट्स से दिस इज वर्टिब्रल कॉलम।
और ये पहला वर्टिब्रा और ये वर्टिब्रा के ऊपर अटैचमेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये अटैचमेंट पॉइंट किस तरीके से बने हुए हैं? केस नंबर 1 2 अटैचमेंट पॉइंट हो सकते हैं, केस नंबर 2 एक कंडीशन ये भी हो सकता है बच्चे, आपके पास ये क्रेनियम का स्वैलन स्ट्रक्चर और ये वर्टिबल कॉलम और ये वर्टिबल कॉलम का स्वैलन स्ट्रक्चर। तो एक केस वो हो सकता है जब 2 अटैचमेंट पॉइंट हो और दूसरा केस वो हो सकता है जब सिंगल अटैचमेंट पॉइंट हो। समझ रहे हैं बात को? अटैचमेंट पॉइंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कॉन्डाइलिक एरिया। अटैचमेंट पॉइंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कॉन्डाइल। इन एनाटॉमी अटैचमेंट पॉइंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कॉन्डाइल। कॉन्डाइल ना, ये जैसे एक में स्वेलिंग आ रही है ये फिंगर्स पे, ये कॉन्डाइल जैसा एरिया है। अगर इसकी बात करूं ये कैसा स्कल है तो आप देख के बता सकते हैं इट इज़ हैविंग डाइकॉन्डाइल, दिस इज हैविंग डाइकॉन्डाइल। और ये कैसा स्कल है? इट इज़ मोनोकॉन्डाइल, इट इज़ मोनोकॉन्डाइल। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। स्कल इन फिशेज इज मोनोकॉन्डाइलिक, स्कल इन फिशेज इज मोनोकॉन्डाइलिक। ये बोन होती है जो अटैच करती है, विच इज़ द क्लोजेस्ट बोन, जो मेरी नेक के पास बोन दिख रही है स्कल की, ये जो बोन होती है इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल बोन में कितने अटैचमेंट पॉइंट है? सिंगल पॉइंट, मीन्स सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो कैसा स्कल होता है? मोनोकॉन्डाइलिक। देखो 2 तरह के स्कल है और डाइकॉन्डाइलिक का सबसे आसान तरीका है याद रखने का, तो माँ इज डाइकॉन्डाइलिक। हु इज माँ? मैमल एंड एम्फीबियन, बस ये 2 डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। फिशेज मोनोकॉन्डाइलिक है, रेप्टाइल्स मोनोकॉन्डाइलिक है और एज मोनोकॉन्डाइलिक है, बर्ड्स मोनोकॉन्डाइलिक है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेंगे। फिशेज, रेप्टाइल्स एंड एव्स, दे आर, एव्स तो ए वहाँ यूज़ कर लिया तो हम बर्ड यूज़ कर लेते हैं। फिशेज, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स मोनोकॉन्डाइलिक, मैमल्स एंड एम्फीबियन डाइकॉन्डाइलिक। फॉर द टाइम बिंग आप क्या पढ़ रहे हैं? फिशेज पढ़ रहे हैं। तो फिशेज का स्कल कैसा होता है? मोनोकॉन्डाइलिक होता है। उनका जो क्रेनियम में ऑसिपिटल बोन होता है उसके पास एक ही अटैचमेंट पॉइंट है विद द वर्टिबल कॉलम, उसके पास एक ही अटैचमेंट पॉइंट है विद द वर्टिबल कॉलम। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड पहले बोला तो उसको करेक्ट कर लेना, उसके पास एक ही अटैचमेंट पॉइंट है विद द वर्टिबल कॉलम, दैट्स वाई मोनोकॉन्डाइलिक। पहला कंसेप्ट तो ये याद रखना है। ये टर्म याद है तो काफ़ी अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो और भी अच्छा है, ना क्लियर हो तो फिर आप ग्रुप पे डाउट पूछ सकते हैं। सेकंड आता है आपके पास वर्टिब्रे कैसे होते हैं। सेकंड आता है आपके पास वर्टिब्रे या जो बोन होती है वर्टिबल कॉलम की वो किस तरीके की है। देखो एक केस आप अभी इनका मैं केस बता देता हूं। इनका जो वर्टिबल कॉलम की बोन होती है वो कुछ ऐसी तरीके की होती है। वर्टिबल कॉलम में या वर्टिब्रे के अंदर जो अटैचमेंट पॉइंट है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। लेट्स कॉल दिस इज सेंट्रम। सेंट्रम इज द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। इसको ऐसे समझो, आपके पास ये वर्टिब्रा है एक, ये अटैचमेंट पॉइंट है और बाकी के प्रोसेसेस कुछ ऐसे होंगे। ये दूसरा वर्टिब्रा, ये अटैचमेंट पॉइंट। तो ये जो अटैचमेंट पॉइंट है यहाँ तो मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ, इनके अंदर कैसे होते हैं? दे आर हैविंग कॉन्केव कर्व्स। तो दोनों तरफ कॉन्केव कर्व्स होते हैं, इसलिए वर्ड यूज करते हैं एम्फिसिलस। तो वर्टिब्रा कैसा होता है इनका बच्चों? एम्फिसिलस। स्कल कैसा होता है? आंसर इज मोनोकॉन्डाइलिक। So they are having amphisilus vertebra. Centrum is concave on both side. Centrum क्या होता है? अदर नेम फॉर बॉडी, अटैचमेंट पॉइंट जो होता है। ये प्रोसेस भूल जाना, जब कभी वर्टिब्रा का डायग्राम पढ़ोगे इन यूर एनाटॉमी चैप्टर तो शायद ये और क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग याद रखो, हमारा देखो ऐसा होता है, वी आर हैविंग लाइक दिस, दोनों तरफ से फ्लैट है तो हमारा हो जाएगा एसिलस। हमारा कैसा हो जाएगा? एसिलस। सिलस का मतलब भी कॉनकेव होता है। इनका कैसा है वर्टिब्रा? दोनों तरफ से कॉनकेव कैविटी होती है, एम्फिसिलस वर्टिब्रा। वर्टिब्रा ऑफ फिशेज आर एम्फिसिलस, दैट इज हैव कॉनकेव कैविटी,
हैव कॉनकेव कैविटी ऑन बोथ साइड्स, हैव कॉनकेव कैविटी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो ये हो गया दो इंपॉर्टेंट टर्म उनके एंडोस्केलेटन के बारे में। एक्सोस्केलेटन तो बता दिया मैंने स्केल्स का बना होता है, एंडोस्केलेटन के बारे में कि कैसा उनका स्कल होता है और कैसा उनका वर्टिब्रा होता है। कितनी क्रेनियल नर्व होती हैं, कितनी क्रेनियल नर्व होती हैं, तो फिशेस के पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं। दे आर हैविंग 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाएंगे आपको कार्टिलेजिनस फिश में बताएंगे कि उनके ओल्फैक्टरी लोब बहुत बड़े बड़े होते हैं और सेरिबेलम बहुत बड़ा होता है। एयर ब्लेडर का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लेडर नहीं होता है तो स्विमिंग करनी पड़ती है, बोनी फिश में एयर ब्लेडर होता है। ये सब बाद की बातें हैं। लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी ऑर्गन, लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम इज वेरी वेरी वेल डेवलप्ड इन फिशेज। लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड इन फिशेज। और उसका क्या काम होता है? इट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन as well as electric field. So next statement, in case of fishes, lateral line of sensory system is well developed. और ये जो well developed lateral line of sensory system है, ये कहाँ में help करता है? Help to detect vibrations and electric field, help to detect vibrations and electric field. ठीक है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम बच गया फिश का, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपने साइक्लोस्टोमेटा का लेक्चर देख लिया है तो साइक्लोस्टोमेटा में मैंने बताया था आपको कि भाई जो लैम्प्रे होती है उनके पास मीजोनेफ्री किडनी आ जाती है, और जितनी भी फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं सबके पास ही किडनी मीजोनेफ्रिक होती है। फिशेस एंड ऑल एम्फीबियंस, तो अभी तो फिशेस की बात कर रहे हैं, कैसी किडनी होगी? मेजोनेफ्रिक किडनी। उनका ग्लोमेरुलस थोड़ा डेवलप्ड होगा और साथ में मूल्फियन डक्ट होगा। डेट इज डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड नहीं है बट इट इज़ डेवलप्ड glomeruli with Wolffian duct, अब बच्चों कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिशेज के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में कि कौन सा फिश क्या एक्सक्रीट करता है। देखो कार्टिलेजिनस फिशेज जो होता है वो यूरियोटैलिक होते हैं, पर बोनी फिशेज एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर अलग अलग होती हैं। अगर इनके नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें, तो मैं 3 चार्ट बना देता हूँ। कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी होती हैं, बोनी फिशेस कैसी होती हैं, और बोनी फिशेस में आई विल मेंशन कि फ्रेश वाटर कैसी हैं और मैराइन वाटर कैसी हैं। कार्टिलेजिनस में तो कंसेप्ट ही क्लियर सा है कि क्योंकि सारी कार्टिलेजिनस मैराइन ही होंगी, सारी कार्टिलेजिनस फिशेस मैराइन होती हैं। और क्या एलिमिनेट करती है, क्या एक्सक्रीट करती हैं? दे आर यूरियोटैलिक इन नेचर, वो यूरिया बनाती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस यूरिया बनाती हैं। फ्रेश वाटर बोनी फिश अमोनोटैलिक होती हैं। फ्रेश वाटर बोनी फिश है अमोनोटैलिक, वो अमोनिया बना रही है। अब एक स्पेशल सा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बता देता हूँ, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMAO. This is the excretory product of bony fish, is very 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 important, बहुत काम आने वाला है आगे। तो एक्सक्रीशन की बात करें तो बच्चों वो एक्सक्रीशन में क्या होता है आपका कि भाई मेजोनेफ्रिक किडनी होती है और ये 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर मैं बता देता हूँ आपको उनके रिप्रोडक्शन के बारे में। फिशेज यूनिसेक्सुअल होती है, एक कंसेप्ट, एक एक्सेप्शन बताऊँगा मैं। हर्माफ्रोडाइट जो होता है, सी बेस कहते हैं उसको, ठीक है, मैं लिख दूंगा वो। फर्टिलाइजेशन कुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, 3 और लाइन, बस फिशेज के जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं। फिशेज के जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो फिशेज आर यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट, यूजुअली
एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे खाली, जो आपको याद नहीं रखना, अगर स्पेसिफिकली वो पूछा जाए तो मेंशन करना। सेक्सेस आर सेपरेट, अदरवाइज वो जल्दी से पूछा नहीं जाता, इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ। यूनिसेक्सुअल में एग्जाम्पल बता दूंगा बच्चों आपको एक्सेप्शन में, पर वो पूछा नहीं जाता है। देन फर्टिलाइजेशन कुड बी इंटरनल और इट कुड बी एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। कार्टिलेजिनस फिश में कोपुलेटरी ऑर्गन आ जाएगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट तो डायरेक्ट होता है, पर फिश की कुछ ना डेवलपमेंटल स्टेज होती है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, फिशेज की कुछ डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं, मैं वो मेंशन कर देता हूँ। फिश फ्राई क्या होता है, फिश फिंगरलिंग क्या होता है, दो अच्छा आपको पता है फिश फ्राई क्या होता है? हाँ सर, फिश को लो तेल में फ्राई कर दो, उसको सर्व करो मसाला डाल के, तो फिश फ्राई बन जाता है। ये तो खाने वाली लैंग्वेज में हो गया। साइंटिफिक लैंग्वेज में फ़िश फ्राई किसको कहते हैं? लेट मी टेल यू। फ़िश फ्राई एक स्टेज है यंग फिशेज़ का, जो बहुत यंग होता है, उसका माउथ ओपन रहता है फीडिंग के लिए। कितना यंग होता है वो कि उसके अंदर यॉक जो है ना, वो एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिएंट होता है। यॉक अभी भी प्रेजेंट है, भले वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो रहा हो। तो फिश फ्राई इज़ अ यंग स्टेज, इज़ ए अर्ली स्टेज ऑफ यंग फिश व्हेन माउथ इज़ ओपन, यॉक इज़ प्रेजेंट येट और दो इट इज़ डिमिनिशिंग वेरी फास्ट। डेवलपमेंटल स्टेज में फर्स्ट फिश फ्राई, a very young stage in fish when mouth is open for feeding and yolk is present, though diminishing very fast, तो फिश का जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, जब वो खाने पीने का लायक बन जाता है, फिश का बच्चा जब खाने पीने का लायक बन जाता है और अपना मुंह खोल लेता है कि मम्मा मुझे खाना खिला दो, उसको फिश फ्राई कहते हैं। When young stage when it is able to open its mouth for feeding। फिर जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं फिंगरलिंग। जब ये 5 सेंटीमीटर के करीब हो जाता है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फिंगरलिंग। फिंगरलिंग फिश इज अप टू साइज ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो फिश फ्राई के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो फिश फिंगरलिंग आएगा। तो a stage beyond advanced fry is fingerling, a stage beyond advanced fry is fingerling। तो फिश फ्राई और फिश फिंगरलिंग दोनों याद रखें। फिर कुछ नॉलेज क्लाउड बता दूं बच्चों आपको। सर नॉलेज क्लाउड क्या होता है? जनरली ना रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द मोस्ट प्रिमिटिव फिश क्लाइमेटियस, जो हम पढ़ने वाले प्लेकोडर्माई में। कुछ नॉलेज क्लाउड और फिर मैं शुरू करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज़। आज नहीं करूँगा, चलो नॉलेज क्लाउड बता देता हूँ। नॉलेज क्लाउड, फर्स्ट द मोस्ट प्रिमिटिव फिश, आंसर इज क्लाइमेटियस। देखो क्लाइमेटियस अभी पढ़ोगे, और जो प्लेकोडर्माई जो ट्रू आर्मर्ड फिश हुआ करती थी वो थी बेटा क्लाइमेटियस। वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो हमारे बीच में नहीं बची है। द मोस्ट ब्यूटीफुल इज ज़ेब्रा फिश, मोस्ट ब्यूटीफुल। व्हाई इट इज ब्यूटीफुल? मल्टीपल कलर्स आर देयर, लेट्स कॉल दैट ज़ेब्रा फिश। मोस्ट पॉइजनस इज स्टोन फिश, मोस्ट poisonous is stone fish। फिर ना एक कंसेप्ट होता है बच्चों बॉम्बे डक के बारे में। बॉम्बे डक को ना आप जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं कि बॉम्बे डक जो है वो एक बर्ड है। याद रखना, बॉम्बे डक इज ए बोनी फिश, बॉम्बे डक इज ए बोनी फिश। मोस्ट एडवांस्ड fishes which has been respiring by lungs, let's call that lungfish।
एक और मैं नॉलेज क्लाउड में ऐड करूंगा, बॉम्बे डक is a bony fish. A bony fish. It is not a bird. It is not a bird. It's a bony fish. Fish also show migration. Catadromous भी होती है, anadromous भी होती हैं. Fish also show migration. मैंने बता दिया था कल, मतलब पिछले लेक्चर में, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस माइग्रेशन में दोनों में मैंने एग्जांपल मेंशन किए थे. सी बेस बता दो, वो डिप्लोप्राइओन जो होता है, हर्माफ्रोडाइट. सी बेस और डिप्लोप्राइओन इज ए हर्माफ्रोडाइट फिश. ये तभी आंसर करना है जब पूछा जाए, ये तभी आंसर करना. मैं 3 बार ये बात बता चुका हूं आपको. एंड लास्ट, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन दोनों दिखाती हैं फिशेस, एनाड्रोमस भी होती हैं और कैटाड्रोमस भी होती हैं. कैटाड्रोमस फ्रेश वाटर टू मैराइन जाती हैं, जो एग्जाम्पल बताया था एंगुइला. और एनाड्रोमस में एग्जाम्पल मेंशन करके आया था मैं हिल्सा और सैल्मन के बारे में. तो मैराइन टू फ्रेश एंड फ्रेश टू मैराइन. ये होगा बच्चे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिशेस. अभी यहीं रुक जाते हैं आज के लेक्चर में यहीं पर. कल मैं शुरू करूँगा फ्रॉम द क्लास प्लेकोडर्माई की 3 बातें एंड क्लास कार्टिलेजिनस फिशेस with classical example of that dogfish and electric ray, stingray, ghost fish and all the thing. So take care. Today class is over. It is up to here now. पढ़ो आप बच्चे, ठीक है. थैंक यू.